नमस्कार। पेपर फिफ्थ में हमने पहले टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक का जो सिलेबस है उसको अगर एक बार हम देखें तो सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर। इसके अंतर्गत जो हमने पढ़ाई की थी इसमें उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को देखा था। उसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल को हम देख चुके थे। महाजनपदों के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद में अगर अब हमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में और आपसे क्या पूछा जा सकता है, प्रश्नों का रेंज जो है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न के पूछने के जो तरीके हैं, उस हिसाब से हम देखें तो हमको बौद्ध पढ़ना चाहिए। बौद्ध के साथ हमको जैन पढ़ना चाहिए। बौद्ध और जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ने के बाद में थोड़ा सा हम देख सकते हैं कुछ शासकों के बारे में, कुछ रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो रहे हैं तो उनके बारे में देख लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। और वहीं पे हमको जैसे मौर्य समाज के बारे में है या अभिलेखों के बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं, कुछ कुषाण वंश के बारे में प्रश्न बनते हैं, कनिष्क पे जो प्रश्न बनते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख लेंगे। गुप्ता के बारे में, जैसे ही जब रूरल हम देखेंगे तो रूरल में ये हम गुप्ता के बारे में भी पढ़ लेंगे। जितने भी रूलर हुए हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ यूपी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो हम करते हैं जैन धर्म से। देखिए, जब इन चीज़ों को आप यूपी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूपी से रिलेटेड ही बातों को पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में बाकी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो यूपी से रिलेटेड बात करेंगे। तो संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, और जैन धर्म के जो संस्थापक थे उन संस्थापक का क्या यूपी से कोई संबंध था? अगर संबंध था तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। छठी शताब्दी की बात है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। इसमें दो धर्म सामने आते हैं। एक धर्म है जो जिसको आप कहते हैं बौद्ध धर्म, और एक धर्म है जिसको कहते हैं जैन धर्म। और इन दोनों धर्मों का अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पर पड़ा, तो ये वर्तमान जो उत्तर प्रदेश था इस पर इसका प्रभाव पड़ा। यानी कि जो चाहे बौद्ध है और चाहे जैन है, इन दोनों का प्रभाव ये मध्य देश पे पड़ा। इसको आप मध्य देश कहिए, मध्य प्रदेश कहिए, मध्य प्रदेश पर पड़ा इन दोनों का प्रभाव, और दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश पर इसका प्रभाव पड़ा। संस्थापक के बारे में अगर बात करें जैन धर्म की, तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका नाम आपको ऐसे ही पता होगा, ऋषभदेव। और ये क्या थे? ये प्रथम तीर्थंकर थे, तीर्थंकर, ठीक है। लेकिन पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। ये क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र के तौर पर ये जाने जाते हैं। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के ये पुत्र थे। बात समझ में? और अश्वसेन जो थे ये इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश के ये राजा थे अश्वसेन, और इन्हीं के ये पुत्र थे। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत दिए गए। उसमें एक था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा इसमें जो था वो अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना नहीं। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब होता है अधिक संचय ना करना। संचय करना ही नहीं है, संचय ना करना, जितनी जरूरत है बस उतना ही। और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ये बातें किसने कही थी? ये 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। अब 5वां इसमें महाव्रत जोड़ा था, उससे यूपी में कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा था ये आप लोग हमको बताएंगे कमेंट करके, और उनका संबंध कहाँ से था ये भी आप लोग हमको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों की अगर हम बात करें तो एक है श्रावस्ती। ठीक है, ये तीसरे तीर्थंकर हुए हैं संभवनाथ, और विख्यात शोभानाथ मंदिर इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, जैन धर्म की यहां पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थल, ये बौद्ध धर्म की बात नहीं है। श्रावस्ती में एक तो संभवनाथ, तो संभवनाथ तीर्थ जो इससे संबंधित है, और संभवनाथ के साथ साथ में यहाँ पर शोभानाथ मंदिर भी है। यहाँ पर शोभानाथ मंदिर भी है। तो ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। अयोध्या भी इससे रिलेटेड है, जैन धर्म से अयोध्या भी रिलेटेड है। प्रथम तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ की ये जन्म स्थली है। प्रथम और दूसरे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, उनकी जन्म स्थली है। और दूसरे जो तीर्थंकर हैं वो थे अजितनाथ, तो अजितनाथ है ना, इनकी जन्म स्थली है, इनकी जन्म स्थली है। तो अगर यूपी से आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रचार प्रसार या उत्तर प्रदेश में जैन धर्म स्थलों से संबंधित स्थलों पर टिप्पणी कीजिए, तो आप क्या बताएंगे? तीसरा है वाराणसी। वाराणसी जो है पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। जो 13वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, तो ये पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। पार्श्वनाथ की जन्मस्थली, इनका संबंध यहां से है। और देवगढ़ की बात की जाए तो देवगढ़ आपका पड़ता है ललितपुर में। एक स्थान है देवगढ़, और देवगढ़ आपका पड़ता है कहां पर? ललितपुर में। अच्छा, थोड़ा सा इसको सरकाने पे दिक्कत हो रही है। चलिए, ये नीचे देवगढ़ लिखा हुआ है और देवगढ़ आपका पड़ता है ललितपुर में, ललितपुर। और जो देवगढ़ है यहाँ पे गुप्त काल का दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर है गुप्त काल का। दशावतार मंदिर भगवान विष्णु का ये मंदिर है, और इसको बेतवा नदी का आइसलैंड भी देवगढ़ को कहा जाता है। और इसके अलावा जैन धर्म के एक प्रसिद्ध तीर्थंकर हैं चंद्र प्रभु, उनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, चंद्र प्रभु का जन्म भी यूपी में हुआ था, जन्म यूपी में हुआ था। तो ये जैन धर्म से संबंधित लगभग समस्त बातें हो गई जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी। इतनी अगर आपकी तैयारी है तो 150-200 शब्दों का उत्तर आप आसानी से लिख देंगे। अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो नेपाल में होता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। 563 ईसा पूर्व में होता है। 563 ईसा पूर्व में नेपाल में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम होता है शुद्धोदन। कपिल वस्तु के शाक गणराज्य के ये राजा हुआ करते हैं। जो कुछ और इनकी जो मृत्यु होती है वो 483 ईसा पूर्व में होती है। इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु के बारे में अगर बात की जाए तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। ये ध्यान रखना है, 483 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो कहां पर होती है? कुशीनगर में होती है। तो यहां जो कुशीनगर जाना जाता है वो कुशीनगर क्यों जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ना कि कुशीनगर क्यों जाना जाता है। तो कुशीनगर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई। ठीक है, ये फैक्ट हमको बेसिकली यहाँ पर लिखना था। इनकी जो मृत्यु होती है वो कुशीनगर में होती है मृत्यु, और ये होती है 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो इनकी मृत्यु होती है इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण की संज्ञा इसको दी जाती है। कपिलवस्तु की अगर बात करें, सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है।
और सिद्धार्थ नगर में यहाँ पर कपिलवस्तु में क्या किया था इन्होंने? बौद्ध धर्म का ये स्थल है कि नहीं है? सिद्धार्थ नगर में स्थित है। और एक स्थान पड़ता है आपका गोरखपुर में, रामग्राम। एक यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए रामग्राम, तो ये गोरखपुर से रिलेटेड है, ये गोरखपुर से। तो कपिलवस्तु बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, पालना कहा जाता है। ये प्रश्न है, इसको लिखिएगा, टिप्पणी कीजिए या समझाइए, टिप्पणी कीजिए या इसको समझाइए। ठीक है, क्यों कहा जाता है? तो इन सारे स्थलों को आप दिखाएंगे कि इसके संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध हैं। कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है, कपिलवस्तु में वो रहते हैं, सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं, है ना। सारनाथ में क्या करते हैं? प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ पर? यहीं पर देते हैं प्रथम उपदेश। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौशल जो थी वो सबसे ज्यादा, ये श्रावस्ती, जो श्रावस्ती है, कौशल देश की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक समय व्यतीत किया इन्होंने, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक समय व्यतीत किया। तो सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने के कारण, इन सारे फैक्ट्स को लिखने के बाद में आप ये सिद्ध करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने के कारण, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया, इसलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। पहला उपदेश यहीं दिया, सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिया। ठीक है। इसके अलावा काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, अहिच्छन्न, ये सारे के सारे स्थल बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कोई भी इसमें एक स्थल नहीं है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से ना हो। ये सारे के सारे स्थल बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो आप ऐसे समझा देंगे और लिख देंगे, इसी कारण से इसको कहा जाता है। अगला है ब्राह्मण धर्म, है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्तर प्रदेश में तो विकास किया ही, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्म का भी यहाँ पर ठीक ठाक विकास हुआ है। ब्राह्मण धर्म यानी कि विष्णु, वासुदेव, सूर्य, इन सब की मूर्तियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? विष्णु की पूजा का प्रमाण यूपी में मिल जाएगा, वासुदेव की पूजा का प्रमाण यूपी में मिल जाएगा, सूर्य की पूजा का प्रमाण यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। कार्तिकेय, है ना, मिल जाएगा, वाराह इनका मिल जाएगा। ठीक है। दुर्गा पूजा तो हमारे यहाँ होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो ये सारे देवी देवता जो है ये ब्राह्मण धर्म से रिलेट करते हैं। और इन सब का प्रमाण कैसे मिलता है? इन सब की मूर्तियां मिलती हैं, इनकी प्राचीन मूर्तियां कहाँ से मिलेंगी? इनकी प्राचीन मूर्तियां आपको मथुरा से बरामद हो जाएंगी, मथुरा से। तो इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण धर्म का उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक प्रचार प्रसार था और इसके अनुयायी थे, इसके मानने वाले लोग थे। ठीक है ना। अभी एक स्थान पड़ता है सोख, स्थान का नाम है सोख, और ये स्थान जो पड़ता है वो आपका पड़ता है मथुरा में। मथुरा में जो सोख स्थान है, यहाँ से कुषाण कालीन मंदिर मिला है। क्या मिला है? कुषाण कालीन मंदिर, और ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। कुषाण कालीन मंदिर मिला है, ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, इसी से इसका रिलेशन है। ठीक है। और मथुरा को, जो ये मथुरा है, मथुरा को एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, इसको नोट कर लीजिए। मथुरा को
मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान कहा जाता है। प्रश्न नोट करिए, मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान कहा जाता है। जन्म स्थान कहा जाता है। जन्म स्थान कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। समझाइए कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, आप कैसे कहेंगे इसको? तो इस प्रश्न को लिखने का प्रयास आप लोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं जो शासक और प्रशासन, यहाँ के जो शासकों का प्रशासन रहा है, तो उसमें मगध राज के उत्कर्ष को भी देखते हैं। द राइज ऑफ किंगडम ऑफ मगध। द राइज ऑफ किंगडम ऑफ मगध। मगध के किंगडम का आपको उत्कर्ष, उसके राइज देखना है। ठीक है, मगध के बारे में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है, मगध के बारे में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो मिलती है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पहली जानकारी इसकी प्राप्त होती है कि मगध नाम का कोई राज्य हुआ करता था। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या था? इसके क्षेत्र की बात करें तो आप चले जाइए बिहार। बिहार प्रांत में नालंदा, पटना और गया। नालंदा, पाटलिपुत्र, उस समय पटना को पाटलिपुत्र कहते थे, और गया, ये जो तीनों हैं ये कहाँ के हैं? ये बिहार के। तो यहां पर इसका क्षेत्र, इसका विस्तार आपको मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल की बात करें, इसकी राजधानी एक तो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, दो राजधानियों का जिक्र मिलता है, एक है राजगृह और दूसरी राजधानी है पाटलिपुत्र। तो ये मगध राज्य। ठीक है ना। अब मगध पर जो शासन करने वाले राजा हुए हैं, जो राजवंश हुए हैं, सबसे पहले राजवंश की हम बात करें और उनके संस्थापक की बात करें, ये अगर आपका तैयार रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे लेंगे, कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, आसानी से आंसर दे लेंगे। जैसे मगध पर जो शासक हुए हैं उनकी लिस्ट आप बनाइए, मतलब जो भी इन वंशों ने शासन किया है। एक रहा है हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। दूसरा उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, और इसका जो संस्थापक होता है वो शिशुनाग ही होता है, इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ता है। फिर आता है नंद वंश, ये बिल्कुल क्रम है, नंद वंश, और इसका जो संस्थापक होता है वो महापद्मनंद होता है। महापद्मनंद होता है। और उसके बाद में मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो किसे माना जाता है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप तुरंत बताइएगा कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्या है? ये वास्तविक संस्थापक है। ये वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, हर्यक वंश का ये राजा है और इसका ये वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, और वैसे अगर कहा जाए कि संस्थापक कौन था मगध साम्राज्य का, तो मगध साम्राज्य का वैसे संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो बृहद्रथ का नाम याद रखिएगा। वैसे संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका संस्थापक है बृहद्रथ। ठीक है,
अब ये तो कहानी हो गई जो आपने हिस्ट्री में पढ़ रखी है, तो यूपी से इसका क्या रिलेशन आप भिड़ाएंगे? बिंबिसार जो इसका वास्तविक संस्थापक है, बिंबिसार के बाद में बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो बिंबिसार के बाद में जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठेगा, अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र होगा। तो ये बिहार के साथ साथ यूपी में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। कई भागों, यूपी के कई भागों में ये क्या करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा अगर आपसे पूछ लिया जाए, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, तो नंद वंश का महापद्मनंद होगा। ये सर्वाधिक शक्तिशाली होगा, सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। तो इसका रिलेशन अगर आप देखेंगे तो बस यही है कि बिंबिसार क्या करेगा, अपना जब उसका बेटा बैठेगा, अजातशत्रु जब बैठेगा, तो वो क्या करेगा, बिहार के साथ साथ यूपी को भी अपने कब्जे में करेगा, यूपी के कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा करेगा। बस इतना ही इसका मतलब है। मगध के बाद में, यानी कि इन लोगों ने जो शासन किया, उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य की हम बात करते हैं। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य जो था, इसका संस्थापक कौन था? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संस्थापक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। किसने इसकी स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। की थी कि नहीं की थी, है ना? अब जो अशोक है, अशोक, सम्राट अशोक जो था वो अपने अभिलेखों के लिए जाना जाता है। उनमें से जो इसके अभिलेख ढूंढे गए हैं, उन अभिलेखों में लगभग 40 संख्या है, जो 40 अभिलेख इसके ढूंढे गए हैं। और इन 40 अभिलेखों में से बहुत सारे अभिलेख हैं, कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जो उत्तर प्रदेश में भी स्थित हैं। हमको केवल अशोक के जो 40 अभिलेख हैं, उनमें से यूपी वाले अशोक के 40 जो अभिलेख मिले, तो उन अभिलेखों में से यूपी वाले जो अभिलेख हैं, है ना, तो उनमें से यूपी में भी हैं। तो इनमें से जो यूपी वाले अभिलेख हैं, उन अभिलेखों पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करनी है कि उन अभिलेखों में आखिर क्या है ना। एक है सारनाथ का स्तंभ लेख, 4 सिंहों की आकृति वाला यह स्तंभ है, 4 सिंहों की आकृति। ये आपको पता है, सबको पता है, जो लोग ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना। और भारत सरकार इसको राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बल, है ना, नेशनल एम्बलम के तौर पर इसको स्वीकार किया है इन्होंने, भारत सरकार ने। यहीं से तो राष्ट्रीय चिन्ह जो निकला है, राष्ट्रीय चिन्ह वो वहीं से निकला है, राष्ट्रीय चिन्ह यहीं से निकला है। तो राष्ट्रीय चिन्ह यहां से निकला है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय चिन्ह यहीं से निकला है। ठीक है। दूसरा एक टोपरा का स्तंभ लेख है। एक स्थान पड़ता है खिजराबाद, सहारनपुर में। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये दिल्ली लाया गया था यहां से। ठीक है। तो ये खिजराबाद में स्थित था। खिजराबाद सहारनपुर में पड़ता है। खिरजाबाद इसको बोलते हैं, खिरजाबाद। तो खिरजाबाद जो ये पड़ता है, ये आपका पड़ता है सहारनपुर में, सहारनपुर। और यहाँ पे ये था। और यहाँ से जो फिरोज शाह तुगलक था, एफएसटी जो था, एफएसटी यहाँ से क्या किया था, इसको एफएसटी द्वारा दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया। ठीक है।
एक स्तंभ लेख है ऐसे मेरठ का, तो मेरठ का स्तंभ लेख भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसको भी एफएसटी द्वारा दिल्ली लाया गया। मेरठ और टोपरा दोनों को लाया गया था ना, इसको भी दिल्ली लाया गया। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक इसको ले गया था। एक है सोहगौरा ताम्रलेख, ये कहां पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है गोरखपुर में, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इसकी खासियत क्या है? ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? ब्राह्मी लिपि में। और इससे मिलती है मौर्य काल में अकाल की जानकारी मिलती है। अकाल की जानकारी इससे मिलती है कि मौर्य काल में अकाल पड़ा था। और एक है कौशाम्बी का स्तंभ लेख। कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं रानी का स्तंभ लेख। रानी का स्तंभ लेख इसको कहा जाता है, रानी का स्तंभ लेख। और ये जो है ये समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। इसको जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। कौशाम्बी से इसको प्रयाग लाया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है ना। और इसके अलावा एक अहरौरा मिर्जापुर का लघु शिलालेख है ना। और इसमें घोषणा की गई थी कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाएगा। तो एक अहरौरा मिर्जापुर का लघु शिलालेख है, उसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूं। अहरौरा, एक सोहगौरा है ये गोरखपुर में है, और एक अहरौरा है ये आपका मिर्जापुर में है। और ये जो स्तंभ लेख है, इस स्तंभ लेख में इसने घोषणा की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि बौद्ध धर्म अपनाएगा अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की। अपनाने की घोषणा की। बात समझ में? तो इसको भी आप एक नोट कर लीजिएगा। तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी यूपी से संबंधित थी उनका अध्ययन हमने कर लिया। बात समझ में? नेक्स्ट हम चलते हैं और वो है कुषाण वंश। क्या है? कुषाण वंश। कुषाण वंश को देखते हैं। इस वंश का पहला शासक कौन था और इसका यूपी से क्या रिलेशन है? अगर यूपी से इसको हम रिलेट करेंगे तो चलिए पहले हम कुषाण वंश के बारे में बात करते हैं। कुषाण जो डायनेस्टी थी, इसका पहला शासक आप देखेंगे, पहला शासक कुजुल कडफिसेस था। कुजुल कडफिसेस था इसका पहला शासक। कुजुल कडफिसेस ये इसका पहला शासक था, ये प्रथम शासक था, यही इसका संस्थापक आप कहेंगे। नहीं, वास्तविक जो इसका संस्थापक था, ये वास्तविक संस्थापक था विम कडफिसेस। इसका क्या नाम था? विम कडफिसेस। ये आपका कुजुल कडफिसेस है और ये विम कडफिसेस है। तो वास्तविक संस्थापक जब भी पूछा जाएगा तो ये हो गया। सर्वप्रथम सोने के शुद्ध सिक्के इसी ने चलवाए थे, है ना। सोने के शुद्ध सिक्के, या आप ऐसे कह सकते हैं शुद्ध सोने के सिक्के। अगर सही स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। सबसे पहले सिक्के सबसे पहले चलवाए थे इसने। अब इससे भी यूपी से कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, क्यों हम इसको यहां पर पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब ये जो सोने के सिक्के चलवाए हैं इसने, यहीं पर यूपी से रिलेशन है कि ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं ये मथुरा से मिले हैं। ये सिक्के मथुरा से मिले, मथुरा से
प्राप्त हुए। तो यही यूपी से ये रिलेट हो जाता है। ठीक है, ये ठीक है। अब इससे ज्यादा रिलेशन अगर आपको देखना है तो चलना पड़ेगा कनिष्क के पास। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले विभिन्न शासकों पर टिप्पणी कीजिए, या कुषाण वंश के शासकों पर टिप्पणी कीजिए, मौर्य वंश पर, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ये यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कनिष्क जो था वो शक संवत की शुरुआत करने वाला। कनिष्क ने क्या किया था, 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया इसने। जानकारी है आप लोगों को, शक संवत की शुरुआत की इसने, शक संवत की शुरुआत की, है ना। इसके समय में मथुरा को इसने राजधानी बनाया, मथुरा द्वितीय राजधानी बनी, मथुरा द्वितीय राजधानी बनी। मथुरा में कुषाण कालीन सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां सब आपको मिलेंगी, है ना। सिक्के तो मिले ही, अभिलेख भी इसमें मिलेंगे कुषाण काल के, और यहां से मूर्तियां भी बरामद होंगी, है ना। ये सब मिली है, बात समझ में आई। और इसी कनिष्क के शासनकाल में दो प्रमुख शैलियां गांधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। गांधार व मथुरा कला शैली का विकास, मथुरा कला शैली का विकास इसी के समय हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो यूपी से रिलेट हो गया ना बहुत अच्छे से। अब मथुरा कला शैली पर भी इतिहास में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और गांधार कला शैली पर भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वो यहाँ का विषय नहीं है, तो उसको जहां आप पढ़ते हैं वहां पढ़ेंगे। अगली डायनेस्टी है गुप्त, गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं, ठीक है। गुप्ता जो डायनेस्टी है इसका जो संस्थापक था ये था श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में गुप्त वंश का उदय कहां हुआ, तो आप क्या बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो गुप्त वंश था इसका उदय कौशाम्बी में हुआ था। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम गुप्त वंश का उदय हुआ था प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में। श्रीगुप्त ने इसको 275 ईस्वी में क्या किया था, स्थापित किया था, ठीक है। और उदय कहां पर हुआ इसका, उदय कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी, कौशाम्बी बिल्कुल प्रयागराज के पास पड़ता है, इलाहाबाद के पास पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे गुप्त कालीन मंदिर और उसके अभिलेख, शिलालेख, इन सब के अवशेष आपको मिलेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले अगर इधर लिस्ट में एक बनाऊं तो आप जाइए भीतरगांव। भीतरगांव पड़ता है कानपुर में। भीतरगांव कहां पर पड़ता है, कानपुर में। यहां पर भीतरी ये आपका पड़ता है गाजीपुर में। यहां पर देवगढ़, देवगढ़ पड़ता है आपका ललितपुर में। ललितपुर, ये जो स्थल है, ये जो स्थल है, तो यहां पर गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। गुप्त काल जो था उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिकली, एकेडमेटिकली देखेंगे, कल्चरल दृष्टि से देखेंगे, यानी कि इकोनॉमिक,
एकेडमिक और कल्चरल हर गतिविधियों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काफी अच्छा डेवलपमेंट उस समय हुआ था। उत्तर प्रदेश डेवलप कर रहा था उस समय। तो समाज, चाहे वो आप आर्थिक दृष्टि से देखें, शैक्षणिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। यूपी में इस समय यह विकास हुआ। प्रमुख गुप्तकालीन अभिलेख और शिलालेखों की अगर हम बात करें तो एक है विलसण अभिलेख। विलसण अभिलेख, विलसण अभिलेख जो पड़ता है ये आपको एक डिस्ट्रिक्ट है एटा, वहां पर मिल जाएगा। एक है गढ़वा, गढ़वा या ये आपको मिलेगा प्रयागराज में, गढ़वा। तो गढ़वा का जो, गढ़वा का शिला के दो शिलालेख हैं, गढ़वा के दो शिलालेख हैं और ये जो शिलालेख हैं ये आपको मिल जाएंगे प्रयागराज में। ठीक है। एक है करमदंडा, करमदंडा, करमदंडा अभिलेख अयोध्या में है। करमदंडा ये अभिलेख आपको मिलेगा, ये आपको अयोध्या में मिलेगा। मथुरा का शिलालेख ये मथुरा में मिलेगा, ये तो मथुरा में आपको मिल ही जाएगा। और भीतरी का गाजीपुर में, जैसे आपको हमने बताया, भीतरी, भीतरी का ये आप क्या लिखेंगे, भीतरी का स्तंभ लेख है, भीतरी का स्तंभ लेख ये आपको गाजीपुर में मिल जाएगा। तो ये प्राप्त अभिलेख है। तो पूरा उत्तर प्रदेश आप देखेंगे गुप्त वंश के समय किस तरीके से शासित था और कहां कहां इसके प्रमाण मिलते हैं। तो इस आधार पर गुप्त काल की अगर कोई भी बात आपसे पूछी जाती है तो आसानी से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूत जो डायनेस्टी थी इसका संस्थापक कौन था? ये पुष्यभूत ही था। इसका नाम था पुष्यभूत शुंग। 275 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। ठीक है। फिर इसमें हर्षवर्धन आता है और इसी से हमको यहां पर सबसे ज्यादा मतलब है। हर्षवर्धन से क्यों मतलब है? क्योंकि जब हर्षवर्धन आता है 606 से लेके 647 तक ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा रहता है। हर्षवर्धन थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। पहले राजधानी थानेश्वर हुआ करती है और ये क्या करता है, थानेश्वर से राजधानी जो है कन्नौज स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। तो अब कन्नौज इंपॉर्टेंट हो गया। कन्नौज को ये बहुत ज्यादा डेवलप करता है और कन्नौज को के विकास के कारण इसको इतना ज्यादा ये विकसित करता है, इसकी समृद्धि इतनी बढ़ जाती है, इतना प्रॉस्पेरियस हो जाता है। इसकी समृद्धि के कारण इसको महादेव श्री कहा जाता है ना। कन्नौज को महादेव श्री कहा जाता है इसी कारण से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरियस हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी इसकी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। कन्नौज की समृद्धि का ये उल्लेख ह्वेनसांग करता है। ह्वेनसांग अपने लेख में कहता है, ह्वेनसांग के द्वारा इसका वर्णन किया जाता है, ह्वेनसांग के द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में 2 बौद्ध सम्मेलन होते हैं, एक कन्नौज में होता है
दो बौद्ध सम्मेलन और एक प्रयाग में होता है, इसी के काल में होता है। दो बौद्ध सम्मेलन होते हैं, एक आपका होता है कन्नौज में और एक आपका होता है प्रयाग में। ये दो बौद्ध सम्मेलन बुद्धिस्ट कन्वेंशन होते हैं, इनका आयोजन हर्षवर्धन करता है। और ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों यूपी में हैं। तो यूपी से ये इतिहास इनका बिलोंग करता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो पुरातन काल से लेके जब मध्य देश के नाम से उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध था, वहां से लेके यहां तक हमने देखा। और हमने यहाँ के महाजनपदों के बारे में भी आपको बताया, कौन कौन से महाजनपद थे, बौद्ध से रिलेट किया, जैन से रिलेट किया। अब जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे तो मॉडर्न में उसको और आगे लेके जाएंगे। ठीक है। जब मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न में यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में फिर और हम आगे लेके जाएंगे। मुख्य प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। 1857 की जब बात करेंगे तो 1857 में भी 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश का बहुत योगदान रहा है ना। तो 1857 की क्रांति की बात अगर करें तो चाहे वो लखनऊ की बात हो, अवध के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कैसे संबंध थे उनकी बात हो, इनका भी कॉन्सेप्ट अगर आपका थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसको तो हमको डिस्कस करना ही है। आप लोग चाहें तो हमारा एक आंसर राइटिंग ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके उसमें इन आंसर्स को लिख के भेजने का प्रयास उसमें करिए। लिख के आप भेजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ। आंसर लिखिए, भेजिए, आपस में भी चेक करिए। मैं भी समय मिलेगा तो उसको देख के कमेंट करूँगा, ज़रूर करूँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं और इसमें डायमेंशंस लिखिए, है ना। जितने भी डायमेंशंस पे आप आंसर लिख सकते हैं, मैक्सिमम डायमेंशंस बना के आंसर लिखिए। आंसर वही अच्छा होता है जो जितने ज़्यादा डायमेंशंस को कवर करता है। तो ये काम आप करिए, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को, जो आपके सिलेबस का अगला टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और वह है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व। और यहाँ से अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न तो किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इन पर भी हम कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। वास्तुकला पर तो प्रश्न हमेशा बन सकते हैं, तो यूपी की वास्तुकला पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा और इन प्रश्नों को लिख के आप आंसर राइटिंग ग्रुप का जो लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वो, तो उस पर आप पोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।